एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें गेटो का सीन दिखाया जाता है और बेसिकली यहाँ पे रिको और कुरोई दोनों के दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि रिको ये वो वेसल है जो कि इस पूरे मिशन के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है या फिर मैं कहूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टेंगन को उसकी जरूरत है। यहाँ पे गेटो ने अपने एक कर्ज से क्यू के एक मेंबर को पकड़ रखा होता है। तो बेसिकली क्यू यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके दो बंदों से हमें पिछले एपिसोड में सामना हुआ था। ये लोग यहाँ पे रिका को मारने के लिए आए थे और इनमें से एक को यहाँ पे गेटो ने पकड़ रखा होता है। ये बंदा यहाँ पे माफी वगैरह मांग रहा होता है और वो कहता है कि मैं ये कर्ज यूजर वाली हरकतें छोड़ दूंगा और गांव में जाके खेती बाड़ी करूंगा, प्लीज मेरे को छोड़ दो। और यहाँ पे गेटो का कर्ज भाई उससे चुम्मी उम्मी लेने की कोशिश कर रहा होता है। ये बंदा यही कहता है कि तुम लोग अभी बेर से नहीं मिले, जब तुम बेर से मिलोगे ना तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। तो गेटो यहाँ पे फोटो दिखाते हैं कि गोजो ने यहाँ पे बेर की पहले से वाट लगा दी होती है और वो कहते हैं इसकी बात तो नहीं कर रहे तुम, तो इसे देख के तो भाई इस बंदे की भी वाट लग चुकी होती है। ठीक है, तो क्यू ऑर्गेनाइजेशन का सबसे जो टॉप का कर्ज यूजर था वो था बेयर और उसके हारने की वजह से यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाती है, हमें ये बताया जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें टोजी का सीन दिखाया जाता है जिसने इधर बोट रेस के ऊपर अपने दाव लगा रखे होते हैं। जैसे कि घोड़ों की रेस होती है वैसे यहाँ पे बोट रेस के ऊपर उसने अपने कुछ पैसे लगाए होते हैं, बेसिकली गैम्बलिंग टाइप। और तभी वो बंदा यहाँ पे फिर से आता है जिसने की टोजी को पिछले एपिसोड में कॉन्ट्रैक्ट दिया था रिका को पकड़ने के लिए या फिर उसको मारने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे उससे अपडेट पूछने के लिए आता है कि भाई कैसा चल रहा है, कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसको जो थोड़े बहुत पैसे मिले थे वो उसने यहाँ पे इस मैच के ऊपर लगा रखे होते हैं और वो ये सोचता है कि उसके पैसे रिकवर भी हो जाएंगे। ये बंदा यहाँ पे ये कहता है कि अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो तुम्हारे हाथ में जो भी पैसे आने हैं वो भी चले जाएंगे, तो तुम कर क्या रहे हो यहाँ बैठ के टाइम पास क्यों कर रहे हो। तो टोजी यहाँ पे यही कहता है कि गोजो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, तो ये मेरी एक ट्रिक है उसको यहाँ पे धीमा करने के लिए। ये कुछ बेवकूफ है जो कि उससे जाके लड़ेंगे जिस वजह से यहाँ पे उसकी काफी एनर्जी ड्रेन होगी और बस मैं यही चाहता हूँ कि उनको उनका काम करने दो और चिंता मत करो, वो सारा पैसा तो मेरा ही होने वाला है जैसे कि इस रेस में होगा। तो ये बंदा जब यहाँ से जा रहा होता है तो वो जाने से पहले मेगुमी के बारे में पूछता है टोजी से कि वो कैसा है, क्या हाल है उसके। तो टोजी यहाँ पे थोड़ी देर सोचता है और वो कहता है कि ये मेगुमी कौन है। तो बेसिकली आप उसको याद भी नहीं होता कि भाई उसका एक बच्चा भी है जिसका नाम मेगुमी है और उसके हाल चाल क्या चल रहे हैं। इधर गोजो इस रूम में आ चुका होता है और ये लोग यही सोचते हैं कि इनको रिको को डॉक्टर के पास ले जाना होगा क्योंकि वो होश में नहीं आ रही होती है। तो ये यही बात कर रहे होते हैं कि काश इनके पास भी शोको की तरह रिवर्स कर्स एनर्जी की टेक्निक होती जिससे कि ये इसको ठीक कर पाते। इतने में भाई रिको को होश आ जाता है और वो जब देखती है कि गोजो ने उसको अपनी गोदी में उठा रखा होता है तो उसको भाई काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो देख के गोजो को एक चाटा मारती है मुंह पे और उछल के साइड में आ जाती है। वो कहती है कि तुम कमीनो, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे क्यों, है ना, लेकिन तुम पहले मरोगे, समझे। इसे देख के भाई गोजो को गुस्सा आने लग जाता है और गेटो कहता है शांत हो जा रिको, हम वो लोग नहीं जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। तो यहाँ पे रिको तो इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही होती। तभी इधर साइड में कुरोई आती है और वो आते साथ देखते हैं कि गोजो और गेटो दोनों पकड़ के भाई इसको खींच रहे होते हैं बहुत बुरी तरह से, बेसिकली अपना शायद गुस्सा निकाल रहे होते हैं इसके ऊपर इसको समझाने के लिए। और कुरोई कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो यार, ये तो काफी गलत बात है। वो यहाँ पे एक कर्स के ऊपर बैठी हुई होती है और रिको ये पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसके ऊपर क्या कर रही हो तुम। तो बेसिकली यहाँ पे गेटो अपने कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का मतलब बताता है कि वो कर्सेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके बाद वो उनको मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से यूज कर सकता है। इसी वजह से यहाँ पे वो कुरोई इतनी आसानी से इस कर्स के ऊपर बैठ पा रही है। गोजो ये कहता है कि ये लड़की है तो काफी ज्यादा शैतान, मतलब मैं जानता हूँ कि इसकी हमें काफी ज्यादा जरूरत है लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड है। तो रिको ये कहते हैं कि हाँ, हर आम इंसान यही कहता है लेकिन तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा कि मैं ही टेंगन हूँ और टेंगन मेरे अंदर ही है। शायद तुमने मौत को ठीक से समझा नहीं है, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। एक बार मैं टेंगन बन जाऊंगी तो टेंगन मैं बन जाएंगे। बेसिकली वो यहाँ पे जब ये सारी बातें कर रही होती है तो भाई गोजो और गेटो तो अपने में लगे होते हैं। गोजो कहता है कि मैंने अपने एक नया वॉलपेपर लगाया, तुमने देखा। तो गेटो कहता है अरे हाँ यार है तो काफी कमाल का। गोजो ये कहता है कि तुम तो इस तरीके से बात करती हो तो तुम्हारे कोई दोस्त भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से स्कूल में, और जो भी होंगे वो तुमसे काफी परेशान हो गए होंगे। इसे सुन के यहाँ पे रिको को याद आता है कि यार उसका स्कूल भी तो था, तो वो स्कूल जाना चाहती होती है। भाई ये लोग चाहते नहीं है ऐसा, लेकिन इनको ऑर्डर मिला होता है कि रिको की हर डिमांड को ये लोग पूरा करे क्योंकि एक बार वो टेंगन बन जाएगी तो उसके बाद उसके ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी जिसके बाद वो ना ही अपने किसी फैमिली मेंबर से मिल पाएगी और ना ही किसी दोस्त से। तो आखिरी तौर पे वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए यहाँ पे आ सकती है। तो ये लोग यहाँ पे उसको स्कूल में लेके आ चुके होते हैं। लेकिन कुरोई यहाँ पे बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, एक एक्सीडेंट में उसके फैमिली की डेथ हो गई थी, मतलब उसके मॉम डैड की। उसके बाद से कुरोई उसका ध्यान रख रही है। तो गेटो कहता है इसका मतलब तुम ही उसकी फैमिली हो क्यों, है ना। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, गेटो ने कुछ कर्स स्पिरिट्स को रिको के साथ रखा होता है उसके ऊपर नजर रखने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। वो गोजो को ये कहता है कि काश मैं भी मे की तरह अपनी सेंसेस को इन कर्सेस के अंदर डाल पाता जिस वजह से मैं उस समय देख भी पाता कि वहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, अगर कुछ भी गलत होगा तो वो लोग मुझे बता देंगे। तो गोजो हमें जल्द से जल्द रिको के पास जाना होगा क्योंकि मेरे 2 कर्सेस एक्सरसाइज हो चुके हैं। दूसरा यहाँ पे हमें टोजी का सीन
दिखाया जाता है जो कि भाई यहाँ फुल मजे काट रहा होता है और वो यहाँ पे कुछ खा भी रहा होता है, साथ साथ वो टीवी पे ये रेस भी देख रहा होता है। दूसरी ओर ये बंदा देखता है कि एक अंडरकवर वेबसाइट के ऊपर रिको के खिलाफ एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है कि जो भी उसको मारेगा तो उसको एक स्पेशल प्राइज मिलेगा, ठीक है। और इस आइडिया के पीछे टोजी का ही हाथ होता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि ये सब लोग रिको के ऊपर अटैक करे और उसको बचाते बचाते गोजो काफी ज्यादा थक जाए और एंड में आके टोजी इधर गोजो को आके हरा देगा। उसका बेसिकली यही प्लान है और उसको इस बात पे पूरा भरोसा है कि इनमें से कोई भी कर्स यूजर गोजो को हरा नहीं पाएगा। दूसरी ओर यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और ये लोग अलग अलग हो चुके होते हैं रिको को ढूंढने के लिए, और रिको ने इनको साफ मना किया होता है कि ये लोग इनके साथ नहीं आएंगे। रिको अब भी उसके हाई स्कूल में है और ये भी कि अगर तोजी से पहले किसी और ने रिको को मार दिया तो इनाम का सारा पैसा उसे मिल जाएगा और तोजी को कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही उसका बॉस ये भी कह रहा था कि तोजी को हायर करने से अच्छा तो वो शुरू से ही रिको के सिर पे इनाम रख देते। तोजी एक्सप्लेन करता है कि उस लड़की के साथ गोजो है, सैकड़ों साल में वो पहला ऐसा है जिसके पास लिमिटलेस और 6 आइस ये दोनों टेक्निक्स हैं। जब तक वो उस लड़की के साथ है कोई उसे नहीं मार पाएगा। तोजी कॉन्ग से कहता है कि वो बाउंटी को 47 घंटों तक चलने दे, उसके बाद वो सारा पैसा वापस उसके पास भेज दे। इतना कहकर तोजी कॉल को कट कर देता है। इधर स्कूल में गेतो का सामना एक बूढ़े कर्स यूजर से होता है जिसने 2 शिकिगामी समन किए थे। वो गोजो की यूनिफॉर्म देखकर ही समझ जाता है कि ये जुजुत्सु हाई से है और हमले के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद गेतो भी 2 छोटे स्पिरिट्स को बाहर निकालता है जिससे कर्स यूजर समझ जाता है कि गेतो के पास कर्स मैनिपुलेशन की टेक्निक है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो गेतो को हरा देगा क्योंकि गेतो यंग है तो अभी उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा और शायद वो क्लोज कॉम्बैट से भी डरता होगा। लेकिन तभी गेतो एक बड़े से केचुए कर्स को बाहर निकालता है जो कि शायद उस कर्स यूजर को निगल जाता है। ये सोचकर गेतो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो कर्स यूजर साइड से आकर उस पर अटैक करता है, पर तभी उसे अपना पुराना डॉग दिखाई देने लगता है। इस कर्स यूजर के पेरेंट्स इससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे क्योंकि वो कर्सेस को देख सकता था। सिर्फ उसका डॉग ही था जो बिना डरे उसके साथ रहता था, लेकिन उसे मरे तो 50 साल हो गए थे। अब कर्स यूजर को समझ आता है कि उसकी लाइफ उसकी आंखों के सामने दिख रही थी। इसके बाद गेतो कर्स यूजर को मारकर उसकी हालत खराब कर देता है क्योंकि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी अच्छा है और शुरू से ही वो यही चाहता था। अब गेतो उससे पूछता है कि वो कौन से ग्रुप से आया है, क्यू या टाइम वेसल एसोसिएशन। इधर गोजो सीधा रिको की म्यूजिक क्लास में पहुंच जाता है और बाकी लड़कियां गोजो को देखकर उस पर लट्टू हो जाती हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये जरूर रिको का बॉयफ्रेंड होगा, पर रिको बहाना बनाती है कि ये बस उसका कजिन है। वो गोजो को उसके ग्लासेस निकालने को कहती है और गोजो भी सबको पोज देने लगता है। इनकी टीचर भी चुपके से गोजो को अपना नंबर दे देती है। फिर गोजो चुपके से रिको को लेकर यहाँ से निकल जाता है। गोजो अब रिको से कहता है कि वो सीधा जुजुत्सु हाई जा रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ किसी से लड़ाई हो गई तो रिको की फ्रेंड्स को भी खतरा हो सकता है। तभी हम एक कर्स यूजर को देखते हैं जिसने अपने सिर पे एक बैग डाला हुआ था। वो रिको को देखकर कहता है कि इस मामूली लड़की को मारने पर 30 मिलियन मिलेंगे। तभी वहाँ मितासो आ जाती है और पूछती है कि उसे किसने भेजा है। इसके बाद मितासो सिर्फ एक झाड़ू से उस पे अटैक कर देती है और उसे हरा भी देती है। तभी गेतो भी यहाँ आ जाता है। उस बूढ़े से पता चल गया था कि रिको के सिर पे 30 मिलियन का इनाम है और उसकी टाइम लिमिट कल सुबह 11 बजे तक है और वो ये बात गोजो को कॉल पर बता देता है। वहीं इधर गोजो और रिको को उसी कर्स यूजर के 4 क्लोन्स ने घेरा हुआ था। रिको पूछती है कि क्या ये शिकिगामी है, जिस पर गोजो मजाक में कहता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स की वैसे ही कमी है, तो तुम अगर नौकरी करना चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। कर्स यूजर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपना 5वां क्लोन भी बना लेता है। अब गोजो अपनी कर्स टेक्निक से 2 क्लोन्स को आपस में ही टकरा देता है। इसके बाद 2 और क्लोन्स गोजो पर हमला करने आते हैं, लेकिन गोजो की इंफिनिटी की वजह से वो उसे छू भी नहीं पाते और फिर गोजो उन दोनों को भी पीट देता है। इस कर्स यूजर की टेक्निक यही थी कि वो खुद के 5 क्लोन्स बना सकता है और ये भी डिसाइड कर सकता है कि इन क्लोन्स में उसकी मेन बॉडी कौन सी होगी, यानी कि अब जो 5वां क्लोन बचा है वो ही मेन बॉडी है। यूजर पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला, जिस पर गोजो बताता है कि उसकी आंखें अच्छी है। इसके बाद गोजो बताने लगता है कि उसकी टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, जैसे इन्फिनिटी या टेक्निक ब्लू, जिससे गोजो किसी भी चीज को चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर सकता है। अब कर्स यूजर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो गोजो फिर अपनी टेक्निक ब्लू यूज करता है, जिससे वो और कर्स यूजर एक जगह पर खींचे चले आते हैं। इसके बाद गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक रेड यूज करने लगता है, लेकिन वो उससे एक्टिवेट ही नहीं होती क्योंकि गोजो को अब तक रिवर्स कर्स टेक्निक ठीक तरह से नहीं आती थी। तो गोजो एक सिंपल मुक्का मार के उस कर्स यूजर को हरा देता है। इस पूरी फाइट के दौरान रिको गोजो के साथ ही रहती है और गोजो की पावर की वजह से वो उसके साथ साथ उड़ रही थी। वो गोजो की पावर देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे देख वो चौंक जाती है क्योंकि मितासो को किसी ने किडनैप कर लिया था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।